सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कह को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि आरू ने मीरा को गोली मार दी होती है। अब उसके आगे रात के 11 बज रहे थे। तभी आरू की जीप हवेली के सामने आकर रुकती है, जिसमें से कि आरू काफ़ी रौब से उतरती है। इस वक्त उसके फेस पे फेस के कुछ भाव ठीक ठाक नहीं थे। गुस्सा उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा था। आरू हवेली के अंदर जाती है और सीधा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। तभी पीछे से शीतल की आवाज़ आती है, अरे आरू, आप आ गई। शीतल की आवाज़ सुनकर आरू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पीछे पलट के बड़े रूखे अंदाज में कहती है, क्यों, हम क्या तुमको नज़र नहीं आ रहे? आरू की बात सुनकर शीतल आधा से मुस्कुराती हुई उसके पास चल के आती है और कहती है, आरू, आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैं आज अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी। इतना कहकर वो आरू की कलाई पकड़ती है, जिस पर आरू झटके से अपना हाथ छुड़ाती है, जिससे शीतल सीधे जाके फर्श पे गिरती है। वही इस वक्त फर्श में गिरने पर शीतल अपनी लाल आंखों से आरू को देखने लगती है। तब आरू अपनी चलती निगाहों से उसे घूरते हुए कहती है, आज हाथ लगा दिया, दोबारा मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं मत करना, क्योंकि मुझे हाथ लगा सके इतनी न तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारा हक। क्योंकि आरू आरू के करीब आओगी तो जल जाओगी, क्योंकि ये आरू एक आग है और इस आग को ठंडा बस पानी ही कर सकता है। जो मेरी वाइफ है, तुम तो बिल्कुल नहीं। तो अपनी ये चालबाजी मेरे ऊपर ना आजमाओ तो बेहतर होगा, वरना मैं क्या करूँगी ये मुझे भी नहीं पता है। इतना कहकर आरू गुस्से से शीतल को घूरते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वहीं शीतल अपनी आंसू भरी लाल आंखों से आरू को देखती रहती है। शीतल अपनी कलाई देखती है, जिस पर गिरने के चलते उसकी चूड़ियाँ टूट के उसकी कलाई में फंस गई थी, जिससे कि हल्का हल्का खून निकल रहा था। लेकिन इस वक्त जो दर्द उसके दिल में था, वो दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। शीतल अपनी कलाई में चुभी चूड़ियों के टुकड़े को और चुभोते हुए किसी संतरी की तरह कहती है, आरू, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, सिर्फ इस शीतल की। चाहे स्वर्ग लोक की अप्सरा ही क्यों ना आ जाए, मुझे सॉरी तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिर ये तुलसी क्या चीज़ है? बहुत जल्द मैं इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर करूँगी, जिसके बाद मैं बनूँगी शीतल आरू सिंह राजपूत और आपकी धर्मपत्नी। इतना कहकर शीतल किसी पागल की तरह हंसने लगती है। उसकी हंसी ऐसी थी मानो कोई कमज़ोर दिल वाला सुने तो वो सुनने भर से ही डर के मर जाए। इधर आरू गुस्से से रूम में आती है कि तभी उसकी नज़र बेड पर टेक लगाकर सोई हुई तुलसी पे पड़ती है, जो कि बैठे बैठे ही सो रही थी। रूम की लाइट भी चल रही थी, जिसका जिसका साफ मतलब था कि वो आरू का इंतजार कर रही थी। आरू अपने बालों में हाथ फेरकर नाक में सिर हिलाकर धीरे से कहती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कल मेरी डांट खाने के बाद भी आज मेरा इंतजार कर रही है। पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी से बनाया है इसे। जिस भी मिट्टी से बनाया हो, लेकिन सिर्फ मेरे लिए बनाया है। इस वक्त आरू के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर पहले जो उसकी आंखों में बेतहासा गुस्सा नजर आ रहा था, अब उसकी जगह एक सुकून था, अपनी छुई मुई को देखने का सुकून। आरू हमेशा से बहुत गुस्से में रहती थी, लेकिन ये पहली बार हो रहा था कि किसी को देखने मात्र से उसका गुस्सा जैसे गायब हो जा रहा था।
आरू की नज़रें तुलसी की साड़ी पर जाती है जो कि अस्त व्यस्त थी और घुटनों तक उठी हुई थी, जिसमें से उसके सुंदर छोटे से आलते लगे पैर साफ दिख रहे थे। पैरों में पायल बिछिया जो उसके सुहागन होने की निशानी थी। आरू तुलसी के पास जाती है और धीरे से झुक के उसको पैरों को चूम लेती है। आरू के होठों की छुअन अपने पैरों पर महसूस करके तुलसी हड़बड़ा के उठती है और जल्दी से अपने पैर पीछे करके हाँफते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? आरू तुलसी को देख के कहती है, क्या कर रही हूँ? तुम्हारे पैर को चूम रही थी। आरू के इस तरह सीधे से लहजे में कहते पर जब तुलसी के गाल शर्म से गुलाबी हो जाती है, वो नज़रें चुराते हुए धीरे से कहती है, आप मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप लगेगा। तुलसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर आरू अपनी एक आईब्रो को उचकाते हुए कहती है, क्यों भाई, मैं तुम्हारे पैर छूऊं इसमें तुम्हें कौन सा पाप लगेगा? जिस पर तुलसी आरू को देखते हुए कहती है, अब आप हमारे पति हैं और ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी का पैर नहीं छूता है। इतना कहकर वो चुप हो जाती है क्योंकि आरू एकटक उसे ही देख रही थी। तुलसी की बातें कभी कभी उससे सोचने पर मजबूर कर देती थी कि ये छोटी सी लड़की नादान है या कुछ ज़्यादा ही समझदार है। आरू तुलसी से कहती है, अब अगर ये सब हो गया हो तो ऐसा है तो पत्नी भी तब देवी का स्वरूप होती है, क्योंकि एक पत्नी होती है जो मकान को घर बनाती है, पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। तो फिर तुलसी जो काफ़ी ध्यान से आरू की बातें सुन रही थी, इस तरह आरू के नाक खींचने से वो हड़बड़ा जाती है और फिर मासूमियत से कहती है, मतलब मुझे सच्ची में पाप नहीं लगेगा? जिस पर आरू नाम में से हिला देती है, जिसके बाद तुलसी खुशी से चहकते हुए कहती है, आप यही रहना, मैं आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर तुलसी जैसे ही उठ के जाने वाली होती है कि तभी आरू उसके बाजू पकड़ के खींचती है, जिससे कि तुलसी सीधे उसके गोद में आकर गिरती है और वो आरू को देखने लगती है। तब आरू तुलसी को डांटते हुए कहती है, हाथों में चोट लगी है ना, और तुम आराम करने की जगह काम करोगी? तुलसी अपने हाथों को देखती है जिस पर कि पट्टी बंधी हुई थी। वो मासूमियत से आरू को देखकर कहती है, अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो आप भूखे रह जाओगी, इसलिए मुझे खाना गर्म तो करना ही पड़ेगा। तुलसी की बात एक बार फिर से आरू के दिल में घर कर जाती है, क्योंकि हाथों में चोट होने के बाद भी तुलसी को आरू की फिक्र थी। आरू तुलसी को गोद में उठाकर बेड पर लेटाती है और उसकी दूसरी तरफ जाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाती है। वही तुलसी आरू को देखती रहती है, क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तुलसी को यूँ खुद की तरफ देखता देखकर आरू उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और आरू तुलसी के बालों में हाथ फेरती रहती है। कुछ ही देर में दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह जो शायद कुछ नए मैसेज लाने वाला था, तुलसी इस वक्त अपने रूम में मौजूद मिरर के सामने खड़ी थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वो अभी अभी नहा कर आई है। उसने इस वक्त सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहन रखा था और बेड पे उसकी साड़ी थी, जो वो खड़ी बेचारगी से उस साड़ी को देख रही थी, क्योंकि उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई थी और जख्म अभी ताज़ा थे, जिसके चलते वो खुद से साड़ी नहीं पहन सकती थी। तुलसी मासूम सा चेहरा बनाकर महादेव से शिकायत करते हुए कहती है, क्या महादेव, कोई अपनी मासूम और प्यारी सी भोली भाली भक्त के साथ ऐसा करता है क्या?
फिर अपने पट्टी बंधे हाथ देखकर कहती है, कम से कम एक हथेली को तो बख्श देते जिसकी वजह से मैं साड़ी पहन पाती। अब मैं साड़ी कैसे पहनूं? अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की बहू इतने देर तक रूम से बाहर ही ना निकले। क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में? वो इतना ही कहती है कि तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, ना ही कुछ कहेगा। ये सुनकर तुलसी मुड़ के देखती है तो देखती है कि आरू देख रही है उसे। फिर वो मन में कहती है, हे महादेव, बता नहीं सकते थे किस कमरे में ये मौजूद है? मुझ जैसे मासूम से इंसान को ये खूंखार शेर तो खा ही जाए। इस वक्त तुलसी तरह तरह के फेस बना रही थी। वही आरू कब से बाथरूम के दरवाजे पर टिक लगाए तुलसी की बातें सुन रही थी। तुलसी को खुद में बड़बड़ाता देखकर वो फिर से कहती है, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो तुमको क्या खुद से बात करने की बीमारी है? तुलसी जल्दी से नाम सिर हिला देती है। वही तुलसी को कुछ कहता ना देखकर आरू देखती है और फिर कहती है, कितनी बार मैंने कहा है कि बैल की तरह मुंडी मत हिलाया करो, शब्दों में जवाब दो, शब्दों में। इस पर तुलसी कहती है, नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप नाना जी से पूछ लो। इतना कहते कहते फिर से तुलसी की आंखों में पानी आ जाता है, जिसे देखकर आरू अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, बे यार, फिर से तुम्हारा आँख और नाक बहने को तैयार है। ये बार बार आँख और नाक से गंगा जमुना काहे बहती रहती है? बाढ़ लाने का इरादा है क्या? जिस पर तुलसी सिसकते हुए से मासूमियत से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं, मैं तो रोना भी नहीं चाहती, पता नहीं कैसे रोने लगती हूँ। आरू ना में सिर हिला देती है। तभी आरू का ध्यान तुलसी के कपड़ों पर जाता है, जिससे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसका गला सूखने लगता है। आरू नजरें चुराते हुए तुलसी से कहती है, ये साड़ी क्यों नहीं पहनी है? तुलसी को इस तरह देखकर आरू से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, वह उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। तुलसी खुद को नजर देखकर मासूमियत से कहती है, मेरे हाथों में पट्टी बंधी है इसलिए मैं साड़ी नहीं पहन पा रही हूँ। जिस पर आरू एक गहरी सांस लेकर बेड पे पड़ी साड़ी उठाती है और उसे तुलसी के कमर में खोसने लगती है। आरू के ठंडी ठंडी उंगलियां की छुअन उसके कमर पे महसूस करके तुलसी अंदर तक सिहर रही थी। इस वक्त आरू ने बाथरोब पहना हुआ था और अभी अभी नहाने के चलते आरू भी गीली थी और उसके भी बालों से पानी टपक रहा था। आरू को इस तरह देखकर तुलसी को भी कुछ कुछ हो रहा था, कुछ नए एहसास उसके अंदर भी पनप रहे थे, जिससे कि वो पूरी तरह से अनजान थी। लेकिन आरू को इस तरह से देखकर तुलसी जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखें को ढक लेती है। तुलसी को ऐसा करता देखकर आरू बोलती है, क्या हुआ तुमको? तुलसी अपनी आंखें ढकी हुई कहती है, मुझे शर्म आ रही है, आपने कपड़े नहीं पहने हैं। तुलसी की बात सुनकर आरू ना में सिर हिला देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस नादान सी बीवी का क्या करे। जहाँ तक कि सारी लड़कियां आरू के चेहरे पे मरती थी, वही उसकी खुद की बीवी उससे शर्मा रही थी। आरू खुद को एक नज़र देखती है। वो इस वक्त बाथरूम में थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ खुराफात आता है, जिससे उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो तुलसी की साड़ी को पहनाते हुए कहती है, शर्मा क्यों रही हो? तुम मुझे देख सकती हो, अगर तुम चाहो तो मैं ये भी निकाल देती हूँ। आरू की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर तुलसी झट से अपनी आंखों से अपना हाथ हटा के आरू को देखने लगती है। जहाँ तुलसी को ऐसे देखकर आरू से छेड़ते हुए कहती है, अरे तुम तो बड़ी तेज निकली, मैंने तो बस कपड़े निकालने की बात कही थी और तुम तो देखने भी लगी। आरू की बात सुन के तुलसी के गाल लाल हो जाते हैं। वो मासूम सा चेहरे बनाकर कहती, धत, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप कैसी कैसी बातें कर रही हो?
जिस पे आरू अनजान बनते हुए कहती है, कैसी बातें? जिस पर तुलसी अपनी नज़रें चुराते हुए मासूमियत से कहती है, हमें नहीं बताना। तुलसी को देखकर आरू हंसने लगती है। वहीं रूम का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था और रूम के बाहर शीतल मौजूद थी, जो तुलसी और आरू की करीबी देखकर जल जल के राख हो रही थी। वो अपनी लाल आंखें और वो दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुम्हें आरू के करीब भी नहीं जाने दूंगी। मैं तुम दोनों को अलग करके ही रहूंगी, क्योंकि आरू के करीब रहने का हक बस मेरा है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से आरू तुलसी को कपड़े पहनाती है और फिर खुद भी तैयार होती है। आरू और तुलसी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे थे। तुलसी ने सर पे पल्ला ले रखा था और इस वक्त उसके गाल शर्म के मारे लाल थे। वहीं आरू का एक हाथ उसकी पैंट के जेब में था और वो अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाए हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। तुलसी का सारा ध्यान नीचे था। वो अपना चेहरा नीचे किए चल रही थी कि तभी उसका पैर साड़ी में उलझता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है कि तभी आरू फुर्ती दिखाते हुए उसे कमर से थाम लेती है। इस वक्त आरू का हाथ तुलसी के कमर पे था। वहीं तुलसी ने अपने हाथों को हल्के से आरू के कंधे पर रखा हुआ था, क्योंकि हाथ में चोट लगने के चलते वो हथेली पर दबाव नहीं डाल सकती थी। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तुलसी का दिल आरू के करीबी से बेकाबू हो गया था। वो काफ़ी तेज धड़क रहा था, जैसे कि अभी उछल के बाहर आ जाए। वहीं तुलसी की तेज धड़कती धड़कनों की आवाज़ को आरू बखूबी सुन पा रही थी। जो हाल तुलसी का था, वैसा ही कुछ हाल उसका भी था, लेकिन उसने हमेशा की तरह अपने फेस पर ये चीज़ जाहिर नहीं होने दी। तुलसी एकटक आरू की आंखों में देख रही थी। वहीं आरू भी तुलसी के काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखों में खो गई थी। उन दोनों को इतना भी होश नहीं था कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। आरू और तुलसी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और दोनों की ही आंखों में कुछ अनकहे जज्बात पनप रहे थे, जिन्हें दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। आरू और तुलसी अभी भी उसी पोजीशन में थे। वहीं नीचे खड़ी शीतल उन दोनों को इतने करीब देखकर बिल्कुल जल के राख हो रही थी। उसे उन दोनों को करीब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ढेर सारी लीच उसके बदन पे छोड़ दी हो। शीतल की आंखें लाल थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रो देगी। वो अपने हाथों में पकड़े स्टील की गिलास को जोर से जमीन में पटकती है, जिसकी आवाज़ सुन के आरू और तुलसी जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। तुलसी को इस वक्त आरू से नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि न जाने कितनी देर से वो दोनों इसी पोजीशन में थे। अगर घर में बड़े उन्हें ऐसे देखते तो तुलसी का क्या होता। जहाँ तुलसी के चेहरे पर इस वक्त शर्म के मारे लाली आई हुई थी, वही आरू अपनी सर्द नज़रों से कभी गिरे हुए गिलास को देख रही थी तो कभी शीतल को, जो कि अपनी नज़रें चुरा रही थी। तुलसी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती है और वहाँ से रसोई में चली जाती है। वहीं आरू रौब से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है और शीतल के सामने जाकर खड़ी होकर उसे देखते हुए कहती है, देखने लगती है। आरू के इस तरह देखने से शीतल को काफ़ी डर लग रहा था। भले वो थोड़ी सनकी थी, थोड़ी पागल सी थी, पागलपन में कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आरू के सामने उसका पागलपन धरा का धरा रह जाता था। उसे आरू से डर लगता था। आरू अपनी सनसनी निगाहों से शीतल को घूरते हुए कहती है,
जो किया है वो दोबारा करने की सोचना भी मत। आरू की बात सुनकर शीतल अपनी घबराहट छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती है, अब फिक्र मत कीजिए, वो गिलास वो गलती से गिरा था। आरू अपनी आईब्रो को खुजलाते हुए कहती है, मैं गिलास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए दोबारा कुछ करने का सोचना भी मत, वरना मैं कुछ करने से पहले भी नहीं सोचूंगी। इतना कहकर आरू एक डेविल स्माइल करके वहां से चली जाती है। वहीं शीतल आरू की बातें सुनकर अंदर कब तक कांप जाती है। उसका गला डर से सूख रहा था। वो अपने बालों में हाथ फेर कर परेशान होकर कहती है, कहीं आरू को सब कुछ पता तो नहीं चल गया है ना। फिर नाम मिश्र, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो कोई सबूत छोड़ा भी नहीं था। अब मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन आरू, तुम कुछ भी कर लो, तुम उस लड़की को बचा नहीं पाओगी। तुम्हें मेरा होना ही होगा। तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस वक्त शीतल किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, जैसे उसे सुलझा ही न गया हो। वह वैसे भी जिसका प्लान दूसरों को बर्बाद करने का रहता है, वो खुद पर ध्यान ही कहाँ देता है। इधर नताशा इस वक्त नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी तुलसी उछलती कूदती रसोई में आती है और बच्चों की तरह चहकती हुई कहती है, भाभी, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? जिस पर भाभी मुस्कुरा के कहती है, नहीं, मैं कर लूँगी, तुम आराम करो, तुम्हारे हाथों में चोट लगी है ना। इस वक्त नताशा के चेहरे पर तुलसी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। आखिर उन्होंने तुलसी को अपनी छोटी बहन कहा था और अब बहन का फर्ज भी निभा रही थी। जरूर नहीं होता कि खून के रिश्ते ही सब कुछ हो। कभी कभी दिल के रिश्ते खून से रिश्तों के ज़्यादा खास होते हैं। और ऐसा ही रिश्ता था नताशा और तुलसी का। नताशा के रूप में तुलसी को एक माँ, एक बड़ी बहन मिल गई थी, जो उसे लाड प्यार करती थी, उसके साथ मजाक किया करती थी, उसकी फिक्र किया करती थी। वही नताशा को भी तुलसी के रूप में एक छोटी बहन मिल गई थी, जो उसे बहुत प्यारी थी। नताशा नाश्ता डाइनिंग टेबल पे लगा देती है और वहाँ पे घर के सभी लोग मौजूद थे। बड़की अम्मा जो हेड की चेयर पे बैठी हुई थी और नताशा और तुलसी को देखकर कहती हैं, अरे, तुम दोनों क्यों खड़ी हो? जिस पर नताशा मुस्कुराकर जवाब देती है, बड़की अम्मा, हम बैठ के तो नाश्ता कौन परोसेगा, और वैसे भी घर की बहुओं का तो फर्ज बनता है ना सबको खाना खिलाकर खाएं। नताशा की बात सुनकर बड़की अम्मा एक नज़र सुनीता जी को देखती हैं, जो खाना ठूसने में व्यस्त थी। वो उन्हें ताना मारते हुए कहती है, मेरी बहू के भाग्य खुल गए, जो इतनी संस्कारी और गुणवान बहुएं मिली है उसे। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे। बड़की अम्मा की बात सुनकर नताशा और तुलसी को हंसी आने लगती है। वो सुनीता जी का मुंह बन जाता है। वो मन ही मन अपनी सास को कोसने लगती हैं, लेकिन सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। बड़की अम्मा दोनों को बैठाकर नाश्ता करने को कहती हैं। तब तुलसी आरू के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन हाथ में पट्टी होने के चलते वो खा नहीं पा रही थी, जो बड़की अम्मा ने नोटिस कर लिया था। वो आरू से प्यार से कहती है, बहू के हाथों में चोट लगी है, उसे अपने हाथों से खिला दें। बड़की अम्मा की बात सुनकर आरू बिना नानुकुर किए तुलसी की तरफ एक रोटी का टुकड़ा बढ़ा देती है, निवाला बाइट। वहीं इतने लोगों के सामने तुलसी को आरू के हाथों से खाने में शर्म आ रही थी, लेकिन उसके पेट में इस वक्त चूहे भी कूद रहे थे। इसलिए वो झट से अपने हाथों से आरू के हाथों से खा लेती है। वैसे भी जब भूख का सवाल हो तो फिर काहे की शर्म। आरू को तुलसी को इस वक्त अपने हाथों से खिलाते हुए देखकर शीतल जो वही बैठी थी, उसे फिर से गुस्सा आने लगता है
और वो अपनी जलती हुई निगाहों से तुलसी को देखने लग रही थी। इस वक्त शीतल गुस्से में आग की तरह जल रही थी और वहीं उसके गुस्से की आग में घी डालते हुए बड़की अम्मा कहती है, आरू तुझे तो पता है ना कि हमारे यहाँ जो नई नई शादी होती है तो हमारे कुल देवी के मंदिर में पूजा किया जाता है और मुझे पता है कि तू भी ये परंपरा निभाए और बहू को अपने साथ लेकर जाए। इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा तुम लोगों को। आरू तुलसी को खिलाते हुए कहती है, कब जाना है? जिस पर बड़की अम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, आज और अभी निकलना है। मैंने गुरुजी से सारी बातें कर ली हैं, बस तुम लोग अब निकल जाओ। जिस पर आरू सर हिला देती है और तुलसी को खाना खिलाने लगती है। वहीं आरू और तुलसी के अकेले जाने की बात सुनकर शीतल से और वहाँ बैठा नहीं जाता है। वो वहाँ से उठ के चली जाती है और उसके पीछे पीछे सुनीता जी, जो कि उसकी चमची थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।